नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। तो जो ये चैप्टर आपका है, ये जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। पाठ को हम अभी रिवाइज कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है, ये जो पाठ है ये एक एकांकी है। एकांकी यानी कि किसी भी उपन्यास का जो एक भाग होता है, किसी भी उपन्यास का एक पार्ट जो होता है। और आपने चैप्टर देखा होगा कि आपको ये जो चैप्टर है ये एक नाटक के तौर पर भी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पात्र दिए गए हैं, अलग अलग पात्रों के अलग अलग संवाद यानी कि डायलॉग्स यहाँ पर लिखे गए हैं। और पूरा जो चैप्टर है इसमें आप देख सकते हैं कि इनके आसपास के भी वातावरण में यानी कि क्या चीजें हो रही है वो सारी चीजें इस भाग में दिखाई गई हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि एक नाटक के तौर पर भी हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो जो ये नाटक लिखा गया है एक समस्या पर आधारित है। तो कैसी ये समस्या है? ये समस्या है कि एक लड़की के विवाह की समस्या, यानी कि पूरा जो एकांकी है वो लड़की के विवाह की जो समस्या है इस पर आधारित है कि उस समय जिस तरह की सोच थी, जब शायद ये चैप्टर लिखा गया होगा, जब ये उपन्यास लिखा गया होगा, तो उस समय किस तरह की एक सोच थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा जो पढ़ी लिखी होती हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं, घर के काम नहीं करती, दब के नहीं रहती या बाहर आना जाना ज्यादा करती हैं। तो उसी पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है। बहुत सारी चीजें इसमें इस तरह से लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बताई गई है। तो हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, ये हमने यहाँ पर बता दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर को पूरे संवादों के रूप में लिखा गया है, यानी कि डायलॉग्स जो यहाँ पर पात्र हैं सभी के अलग अलग डायलॉग्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान पूर्वक समझना है। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं हम। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। और आप देख सकते हैं हमने कहा ये एक एकांकी है, एक नाटक के तौर पर भी हम इसको प्ले कर सकते हैं। मामूली तौर पर सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। तो एक नॉर्मल रूम है यहाँ पर। जो दृश्य, सबसे पहला दृश्य जो यहाँ पर दिखाया गया है, एक नॉर्मल कमरा है, सामान्य तरह से सजा हुआ है और अंदर की तरफ से कैमरा आ रहा है। तो जहां से हमें दिख रहा है कि कोई जो महाशय है वो जो आ रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ वो जो जा रहे हैं वो अधेड़ उम्र के हैं और एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है और एक तख्त को पकड़े हुए वो है और तख्त का जो दूसरा सिरा है वो उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है। अब जो बाबू है वो कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। अब नौकर कहता है, बिछा दूं साहब? तो वो कहता है, वो बाबू कहते हैं जरा तेज आवाज में, क्योंकि जैसे ये एक नाटक है आप इसको प्ले कर सकते हैं तो इस तरह का ही यहाँ पर संवाद डायलॉग जो डिलीवरी होगी वो इसी तरह से होगी कि वो एक तेज आवाज में बोलते हैं कि और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो वो उसको क्लियर करते हैं कि हाँ इसको बिछाना है यहाँ पे। तो वो कहता है, वो तख्त बिछाता है और ही करके हंस देता है उनकी बात पर। अब बाबू फिर से कहते हैं, हंसता क्यों है बे? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसलों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यों, बस हाँ। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए, और चद्दर भी जो कल ही धोबी के यहाँ से आई है वही। अब जो नौकर है
वो जाता है और बाबू साहब इसी बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं और सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है और उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप जो हैं दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो जब वो खाली हाथ आ रहा है तो प्रेमा, अब जो उनकी उस घर की मालकिन है, वो कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, यानी कि वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई है कि राम स्वरूप जी कहते हैं, यानी कि जो बाबू हैं जिनके बारे में अभी तक बात की गई है, बाबू साहब जो हैं उनका नाम राम स्वरूप है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जो अभी तक बाबू हम पढ़ रहे थे वो राम स्वरूप जी हैं। तो वो कहती हैं, जो प्रेमा घर की मालकिन है, कि मैं कहती हूँ इस वक्त तुम्हें धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही मैं जल्दी जल्दी में। वो कहते हैं धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए, यानी कि अभी भी वो अपनी बात क्लियर नहीं करती हैं। तो वो कहती है, वो राम स्वरूप जी कहते हैं, लेकिन तुमसे धोती किसने मांग ली, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि तुम मालकिन से बिछाने के लिए चद्दर और कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वो चद्दर मांग के ले आओ। तो वो कहता है, जो घर की मालकिन है वो कहती है, यही तो कह रहा था रतन, यानी कि ये जो रतन जो नौकर है वो कह रहा था। तब राम स्वरूप कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या, मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं के। तो एक तरह से वो अपने जो नौकर है उसको प्यार से इस तरह से डांट रहे हैं। तो तब फिर वो प्रेमा जो है घर की मालकिन, वो कहती है, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से चादर उठा ला। तब रतन कहता है, और दरी, तो वो कहती है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। अब राम स्वरूप जो है दरी को उठाते हैं और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। अब यहाँ पर फिर रतन जो है चला जाता है और पति पत्नी दोनों मिलकर वहां पर तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा अब अपने पति से कहती है, लेकिन तुम्हारी वह लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब राम स्वरूप जी कहते हैं कि और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, यानी कि तुम उसकी माँ हो तो कैसे तुम उसको नहीं मना सकती, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो मुझे दोष मत देना। अब प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गई, तुम ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ाया है, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि पढ़ाई लिखाई के जंजाल नहीं आते, अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो सुबोधनी, स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो, स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती है, ऐसी बातें तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई की होंगी, आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, यानी कि जो उनकी माँ है, लड़की की जो माँ है, तो मुझे लगता है कि उनकी इस बात से कि शायद वो भी लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ है। अब उसी समय ग्रामोफोन बजता है, यानी कि राम स्वरूप जी कहते हैं, ग्रामोफोन बजा होता है ना, प्रेमा कहती है, क्यों बाजा होता है ना, तो वो कहती है क्यों, दो तरह का होता है। अब राम स्वरूप अपनी बात को क्लियर करते हैं, कहते हैं दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा लो तो रुकने का नाम नहीं। तब प्रेमा कहती है कि हटो, तुम्हें ठठोली ही सूझती है, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में।
तो यानी कि यहाँ पर जो तैयारी हो रही है वो शायद लड़की को देखने आने वाले हैं घर में, उसके लिए तैयारी हो रही है और वहां पर लड़की जो है वो शादी करने को तैयार नहीं है और इसी चीज पर घर में बहस चल रही है। अब राम स्वरूप, तो क्या हुआ? तो प्रेमा फिर से कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि आज जरा ठीक ठाक करके नाच नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टिमटाम भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने जन्म से ही नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लड़की से। तो वो अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। वो एक तरह से कहते हैं कि भले ही लड़की जो है कितनी भी सुंदर हो, यानी कि अगर वो चाहे सुंदर हो चाहे सुशील हो, लेकिन जब तक उसने मेकअप नहीं किया हुआ है, जब तक वो अच्छे से तैयार नहीं हुई है, तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि कैसे बनी हुई है। तो बहुत इस तरह वो कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को तो शायद इन चीजों से जन्म से ही नफरत है, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और उसको पता है कि इंसान का मन हमेशा सुंदर होना चाहिए, चेहरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो राम स्वरूप कहते हैं कि न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। यानी कि वो कहते हैं कि न जाने इसका कैसा दिमाग है, वरना जो आजकल का जो ये पाउडर का कारोबार है वो तो आजकल की लड़कियों के कारण ही चल रहा है। तब अब वो प्रेमा जो है घर की मालकिन, वो फिर से कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती, इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। अब राम स्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे की तरफ झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या क्या हाल करोगी। यानी कि उनका मन है कि वो ना बताएं लड़के वालों को कि हमारी लड़की इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब फिर से प्रेमा यानी कि घर की मालकिन कहती है, लड़की की माँ कहती है, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसा करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। अब राम स्वरूप कहते हैं, तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना। और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। रतन आ गया, इधर ला बाजा नीचे रख दे, चादर खोल और पकड़ जरा उधर से। अब ये जो रतन उनका जो नौकर है वो चादर बिछाने लगा है राम स्वरूप जी के साथ। प्रेमा, नाश्ता तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी, मगर मक्खन मक्खन तो अभी आया नहीं। तो अब देखिए किस तरह की तैयारी का माहौल है। जब लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो राम स्वरूप जी कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया है, तुम्हें किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात नहीं सूझती। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। अब यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे पर रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीजें खुद ले आना। रतन इतनी देर में मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो है। तो वो कहती हैं कि 2 ही आदमी हैं और सारी तैयारियां एक तरह से हो गई है और अब इतनी देर में रतन जो है वो मक्खन लेकर ही आ जाएगा। अब जो राम स्वरूप है वो कहते हैं, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ऐसी कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो वो कहते हैं, देखिए सोच कैसी है उस समय की कि जो अभी लड़की को जो देखने आ रहे हैं वो है बाबू गोपाल प्रसाद और उनका खुद का लड़का, और खुद से
वो पढ़े लिखे हैं, वकील है, सोसाइटियों में जाते हैं, सभा में जाते हैं, लेकिन उन्हें लड़की ऐसी चाहिए, यानी कि घर की बहू ऐसी चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो उन्होंने कहा, और लड़का, यानी कि लड़का क्या करता है, तब वो बताते हैं राम स्वरूप जी कि बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों के बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। तो वो कहते हैं कि मतलब लड़का भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, बीएससी कर रखी है, अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि शादी का सवाल दूसरा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, वरना इन लड़के वालों के और इनके बापों को मैं ऐसी सुनाता कि मतलब एक तरह से अब हमें अपनी लड़की की शादी करनी है तो हम इनके सामने ज्यादा चीजें नहीं कह सकते। अब रतन जो है, यानी कि उनके घर का जो नौकर है, वो आता है और दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, जो कि अब तक दरवाजे के पास खड़ा था। अब वो कहता है, बापूजी बाबूजी। क्या है? रतन, कोई आते हैं। अब वो दरवाजे के बाहर से झांक कर जल्दी से मुंह अंदर कर लेता है। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अब नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, कहाँ गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अब उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, और तुम भी जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना थोड़ा सा कि थोड़ा सा गा देगी। अब प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अब उफ, यह बाजा नीचे ही रख गया कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, इसे मैं रख देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है, राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। हाँ, आइए आइए। तो एक तरह से मतलब उनको पता है कि इस तरह की सिचुएशन है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़के का पापा भी पढ़ा लिखा है, इधर लड़की भी पढ़ी लिखी है, लेकिन उनके परिवार की जो एक सोच है, ये कहीं कहीं पर आज के समय में भी देखने को मिलती है। इस तरह की चीजें वो जो बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है, आंखों से लोक चतुराई टपकती है और आवाज से मालूम पड़ता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से एक है। आवाज पतली और खिसियाहट भरी है और झुकी कमर इनकी खासियत है। अब राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, राम स्वरूप जो है अपने दोनों हाथ मलते हैं, इह इह, इधर तशरीफ लाइए। गोपाल बाबू प्रसाद बैठते हैं, मगर बैंत गिर पड़ता है। यह बैंत लाइए, मुझे दे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तो अब गोपाल बाबू प्रसाद जी कहते हैं, नहीं, तांगे वाले जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। अब राम स्वरूप जी कहते हैं, है ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। तो अब यहाँ पर फिर से गोपाल बाबू कहते हैं, अरे साहब नहीं, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब राम स्वरूप कहते हैं, है यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके है सेवक ही है। यानी कि थोड़ा थोड़ा हंसते रहते हैं और थोड़ी देर बाद लड़की की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, लड़के की तरफ, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जो लड़का है, यानी कि जो शादी के लिए यहाँ पर आया हुआ है, वो कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। राम स्वरूप, आपके पास कोर्स खत्म होने में अभी साल भर तो रहा होगा? जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, यह बात यह है कि साहब, यह शंकर 1 साल पहले बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इस उम्र में इतनी सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर भी खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख।
अब राम स्वरूप जी, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी जनाब। यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस सब हॉकी या क्रिकेट का कुछ खेल खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। अब शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोरते हैं, यानी कि एक तरह से एक दूसरे से वो नजरें चुराते हैं। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जमाने की बात तो दूसरी ही थी। अब गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई लिखाई का हाल ये है कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि बाहर घंटों की सिटिंग हो गई है, 12 घंटे की सिटिंग हो गई है, 12 घंटे की जनाब। मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, और आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, यह बात तो सही है। अब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, माफ कीजिए बापू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि चुप रहना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप जी फिर से कहते हैं कि वह जमाना तो रंगीन था, रंगीन जमाना, हाँ हाँ। तो शंकर भी उनके साथ हंसता है। अब गोपाल प्रसाद बाबूजी अपनी आवाज को का तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए तो देखिए, यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग किया गया है बिजनेस, तो ये एक बहुत ही ज्यादा सामान्य शब्द को बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अब राम स्वरूप जी चौंक जाते हैं क्योंकि ये शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल भी यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि एक बेटी का जो विवाह होता है, एक बाप जिस बेटी को जन्म देने के बाद कम से कम 20 से 25 साल उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसका पालन पोषण करता है, और इस बात पर कि उसको अगले कुछ दिनों में पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है, ये सोचकर उसको दुनिया की सारी खुशियां देने का वो के बारे में सोचता है, चाहे उसको खुद भूखा रहना पड़ जाए, वो अपने बच्चों को खिलाता है, चाहे वो उसको तो बहुत सारी मन्नतों से, बहुत सारे प्यार से, लाड़ से वो अपने बच्चों को पालता है। लेकिन आज जब उसकी विदाई, और जब इतनी ख्वाहिशों से वो उसकी विदाई करना चाहता है एक अच्छे घर में, एक अच्छे लड़के के साथ, एक अच्छे परिवार में, अच्छे लोगों के साथ, तो जब ये शब्द यहाँ पर बीच में आ रहा है बिजनेस, तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं बिच, तो बिच समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता कर लीजिए। अब देखिए, क्योंकि वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उनको भी बहुत चिंता है उनकी लड़की की शादी की, तो वो इस बात पर चौंक कर, इस बात को बहुत ज्यादा ना उखेल कर, वो यहीं पे रोक कर कहते हैं कि समझ गया, चलो अच्छा अच्छा पहले नाश्ता कर लेते हैं, और उठ जाते हैं। और गोपाल प्रसाद जी जो है वो कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? और राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात की, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। वो कहते हैं, माफ कीजिएगा जरा, मैं अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं और गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती है, अब पता चले कि लड़की कैसी है। तो शंकर जो है वो कहता है जी, यानी कि अपने पिताजी की बात पर सर हिलाता है और कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन, और इतने में ही देखिए बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो देखिए पूरा चैप्टर जो है वो अब आप धीरे से जब आप समझेंगे, एक एक चीज को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि वो आपस में दोनों बातें कर रहे हैं कि कमर सीधी करके बैठो, क्योंकि तुम यहाँ पर ब्याह करने आए हो, यानी कि लड़की देखने आए हो, तुम्हें झुककर बैठने का कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि तुम झुककर बैठो। और वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन।
तो यहाँ पर आकर अटक जाते हैं क्योंकि इतने में रामस्वरूप बाबू आते हैं हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं आखिर आप माने नहीं, क्योंकि ये एक सामान्य सा फर्ज है कि जब कोई आता है तो उसे चाय नाश्ता कराया जाता है। अब रामस्वरूप जी चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो वो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चाय चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है, तो इसका क्या ही जायका रहेगा। तो एक तरह से वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज्यादा आम इंसान है, बहुत ज्यादा सीधे सरल है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं हाँ हाँ, आप कहते तो सही है। तो अब प्याला पकड़ाते हुए शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, यानी कि वो एक मजाक करता है। फिर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब रामस्वरूप जी शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं कि वह क्या? वो कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। अब रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं मजाक नहीं साहब, ये टैक्स है, जनाब की देने वाले चू भी नहीं कर सकेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, और फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो देखिए फिर से वो यहाँ पर महिलाओं के लिए, यानी कि शादी के लिए एक व्यंग, एक ताना यहाँ पर कस रहे हैं रामस्वरूप जी के ऊपर। अब रामस्वरूप जी जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी नहीं उठता था। अब वो गोपाल प्रसाद की ओर तस्तरी उठाते हुए बोलते हैं कि यह लीजिए। अब वो कहते हैं समोसा उठाते हुए, कभी नहीं कभी नहीं। आपका, अब रामस्वरूप जी शंकर की तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर के ऐसे अनजान बनता है जैसे उसे नहीं पता कुछ। तो वो कहते हैं कि किस मामले में? तो रामस्वरूप जी कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। अब जब वो इस तरह की बात शंकर से पूछते हैं तो गोपाल प्रसाद जो है वो बीच में ही बोल उठते हैं, यही बात ये बात दूसरी है रामस्वरूप बाबू, रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायती जरूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसी ही। बात यह है कि हम आप भी मान जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल एक तरह से चौंक जाते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं कि शादी के मामले में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। देखिए अब हर तरीके की बात यहाँ पर धीरे धीरे उठ के आ रही है, हर तरीके का मुद्दा यहाँ पर उठ के आ रहा है जो लड़कियों को झेलना पड़ता है, जो महिलाओं को झेलना पड़ता है उनकी शादी के वक्त, और खास तौर पे उस समय पर जब ये चीजें समाज में बहुत ज्यादा थी। तो अब वो कहते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार के लिए मैं मान जाऊं, लेकिन मेरे परिवार की जो महिलाएं हैं वो नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्हें सुंदर बहू चाहिए, उन्हें सुंदर भाभी चाहिए, उनको सुंदर चाची चाहिए, उनको सुंदर मामी चाहिए। अब रामस्वरूप जी कहते हैं जी हाँ, वह तो आप अभी देख लीजिएगा। अब वो कहते हैं देखना क्या है, आपसे इतनी बात हो चुकी है तो अब यह रस्म ही समझिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, यह तो आपका भारी एहसान है मेरे ऊपर, और ज्यादा जायचा, यानी कि जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और खुद ब खुद मिला हुआ समझ लीजिए। अब वो कहते हैं कि यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। अब जो गोपाल प्रसाद जी है वो कहते हैं कि आपसे इतनी सारी बातें कर ली तो ऐसा कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है कि लड़की आएगी, लड़की को देखा जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि लड़की सुंदर है या नहीं है। तो वो
ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि वो पूरा एक मन बनाकर यहाँ पर आए हुए हैं और वो एक अलग सी बात यहाँ पर राम स्वरूप जी से कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कानों में जो भनक पड़ी है ये गलत है ना। तो वो कहते हैं कि कैसी भनक, यानी कि क्या, कौन सी भनक। चौंक जाते हैं। तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर: जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। तो राम स्वरूप जी कहते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की और लड़कियों की पढ़ाई की बात एक सी है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तो तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो अब देखिए बहुत ही बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर की है। कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो आप जब बहुएं लाएंगे तो वो भी कम से कम ग्रेजुएट तो लाएंगे ही। लेकिन वो कहते हैं कि कौन समझाए नकल के ठेकेदारों को कि लड़कों का काम होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, वो काम करे और काबिल बने। लेकिन औरतें भी अगर इस तरह के काम करने लग गई, औरतें भी अगर अखबार पढ़ने लग गई, पॉलिटिक्स पर चर्चा करने लग गई, तो हो गई गृहस्थी। वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं कि मोर के पंख होते हैं, यानी कि मोर केवल नाच सकता है, मोरनी नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो राम स्वरूप जी कहते हैं जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल वो एक तरह से एक मजाक सा यहाँ पर करते हैं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरतों की नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक तरह से उनकी बात को हल्के में ले लेते हैं और उनकी बात पर व्यंग यहाँ पर करते हैं, मजाक यहाँ पर करते हैं। और शंकर भी हंसता है, उनकी बात पर शंकर हंसता है। मगर जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो ये मजाक किया है, जो उनकी इतनी बड़ी बात को इतने हल्के में लिया है, तो वो थोड़ा सा इस बात के लिए गंभीर हो जाते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। अब गोपाल प्रसाद जी जो है वो कहते हैं हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीमें भी ऐसी चीजों में से एक है। यानी कि उनका कहना है कि दुनिया में जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ लड़कों के लिए है, पुरुषों के लिए है, और उनमें से ये तालीमें यानी कि शिक्षा ग्रहण करने का एक लेवल, वो भी केवल लड़कों के लिए ही है, लड़कियों के लिए नहीं। राम स्वरूप जी शंकर से कहते हैं और चाय लीजिए। शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका। अब राम स्वरूप जी गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं और आप लीजिए। गोपाल प्रसाद जी बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। तो राम स्वरूप जी कहते हैं आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताएं बताएं वह मक्खन। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। तो गोपाल प्रसाद जो है नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी भरना था। अब टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं हूँ। तो एक तरह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाते हुए कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर नाश्ता ही तो करना था, कौन सा हम पेट भरने के लिए आए थे, और ये टोस्ट वोस्ट जो है वो मैं खाता भी नहीं हूँ। अब राम स्वरूप जी फिर कहते हैं हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुड़कर जोर से अरे जरा पान भिजवा देना, और पूछते हैं सिगरेट भी मंगवाऊं। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े और गर्दन झुकी हुई। अब गोपाल बाबू प्रसाद आंखें गड़ाकर शंकर की आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, यही है लड़की, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। अब उमा
पान की तस्तरी अपने पिताजी को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम का चश्मा दिखता है। अब बाप बेटे चौंक उठते हैं और जैसे ही उसने पान की जो प्लेट है, वो जो तस्तरी है, वो अपने पिताजी को पकड़ाई तो उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठ गया और उसके नाक पर रखी हुई वो गोल्ड रिम वाला जो चश्मा है वो दिख गया दोनों बाप बेटों को। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों साथ में एक साथ कहते हैं चश्मा। अब राम स्वरूप जी जरा सा सकपका जाते हैं तो वो कहते हैं कि वह इस पिछले महीने इसकी आंख में जरा सी दुखनी आई थी तो कुछ दिनों के लिए जरा सा चश्मा लगाना पड़ रहा है। यानी कि वो कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखों में दुखनी आ गई थी तो कुछ कारणों से उस कारण से कुछ दिनों के लिए इसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो जो गोपाल प्रसाद है वो कहते हैं पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ये कुछ। अब उन्हें फिर से यहाँ पर एक डर हो गया है कि कहीं इनकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी हुई तो नहीं है। तो अब राम स्वरूप जी कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। अब गोपाल प्रसाद जी संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। और उमा बैठती है। चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर छवि भी है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। अब राम स्वरूप जी कहते हैं जी हाँ, सितार और बाजा भी। अब कहते हैं सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर होता है कि उसको गीत का गाने का अच्छा ज्ञान है और उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की आंखों से झेपती हुई मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। अब उमा सितार को रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठे रहो। उमा से, तुमने पेंटिंग वेंटिंग की है? उमा चुप है। हाँ, वह तो आपको बताना है, भूल ही गया। ये जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? तो अब वो राम स्वरूप जी फिर से कहते हैं कि सिलाई का सारा जिम्मा तो इसी के हाथ है। यह मेरी कमीजें भी, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। और हाँ हाँ करके हंसने लगते हैं। अब राम स्वरूप जी कहते हैं, राम स्वरूप जी जब उत्तर देते हैं तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसता है लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए हुए। अब गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं। जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। अब गोपाल प्रसाद जी क्योंकि सारे जवाब उनके पिताजी दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा रूखे आवाज में आ जाते हैं और जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब उमा हल्की सी आवाज लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है, दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ उसके खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है अब मुझे यह कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर। तो अब गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं और राम स्वरूप बापू से कहते हैं आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो अब उमा तेज आवाज में कहती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से यहाँ पर नाप तोल कर रहे हैं। और जरा आपने इन साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे
और वहां से ये कैसे भगाए गए। तो अब शंकर कहता है कि चलिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम एक ही कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप, चुप है। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कोई कायरात दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है ही, और लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों को पकड़कर अपना मुंह छिपाए भाग रहे थे। तो देखिए, क्योंकि जब वो गाना गा रही थी, गाना बजा रही थी, तो तभी उसने शंकर को पहचान लिया था और तभी वो गाते गाते रुक गई थी और अब उसने वो सारी बातें वहां पर क्लियर कर दी। और राम स्वरूप उमा उमा कहते हैं, गोपाल प्रसाद गुस्से से खड़े हो जाते हैं और बस हो चुका, राम बाबू स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। तो बच्चों, आपने देखा अभी तक का जो नाटक का यहाँ पर दृश्य है, एकांकी का जो दृश्य है, इस उपन्यास के दृश्य में अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह से जो शादी का एक जो सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे कैसा माहौल परिवार में हो जाता है, क्या कुछ चल रहा होता है लड़की के पिता के मन में, क्या कुछ चल रहा होता है उनकी माता के मन में, और किस तरह से एक लड़की उस समय पर ये सारी चीजों को हैंडल कर रही होती है। तो आपने देखा किस तरह की सोच यहाँ पर दिखाई गई है एक लड़के के परिवार वालों की, और क्या कुछ इस पाठ में आगे होने वाला है कि किस तरह से उमा उस लड़के शंकर की जो सच्चाई है वो सबके सामने लेकर आती है। क्या कुछ निचोड़ निकलता है इस चैप्टर का, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।